आरबीआई में नोट बदली करने पहुंचे लोगों को निराशा एक नहीं बल्कि 2 दिन से लगातार लग रही है। नए नियमों के चलते ज्यादातर लोगों के लिए गले के फांस बन चुके हैं पुराने नोट जो आज भी उनके पास पड़े हुए हैं। आपको हम दिखाते हैं कि ऐसे देश के अलग अलग हिस्सों से लोग जब नोट बदलने पहुंच रहे हैं आरबीआई के ब्रांचों में तो तकलीफ हो रही है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि पिछले 48 घंटों से आरबीआई ने पुराने नोट बदलने की पूरी प्रक्रिया बंद कर दी है। अगर ऐसा था तो आरबीआई ने ऐसा नोटिफिकेशन क्यों नहीं निकाला? आखिरकार आरबीआई और सरकार जनता की आंखों में धूल क्यों झोंक रहे हैं? नया साल शुरू होने के बाद से नोटबंदी का मामला बैंकों से हटकर आरबीआई तक पहुंच गया है, लेकिन लोगों की दिक्कतें कम होने का नाम नहीं ले रही। सर यहाँ पे नोट के लिए बोले आरबीआई में एक्सचेंज करा जाएगा, लेकिन यहाँ आने के बाद तो यहाँ से भगाया जा रहा है, बाहर खड़े होने नहीं दिया जा रहा है। नोट तो चेंज करने की बहुत दूर की बात हो गई। दरअसल नोटबंदी के ऐलान के वक्त ये तय किया गया था कि 30 दिसंबर के बाद नोट केवल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में ही बदले जा सकेंगे, लेकिन अब ऐसा होता नहीं दिख रहा। आरबीआई में आ गया तो बोले कि दिल्ली जाने के लिए, तो दिल्ली जगह क्या करूँगा 1000 रुपये नोट लेके? ये तो पूरा बर्बादी हो गया। मेरा भी हाल ऐसी है, मैं 1000 रुपये लेकर आया तो यहाँ पर आकर बताया गया जो दिल्ली में जाना पड़ेगा, तो दिल्ली में जाऊँगा तो जाते हुआ टाइम ही सभी रुपये खर्च हो जाएगा, तो कैसे हो पाएगा? तो इसीलिए गवर्नमेंट को कुछ सोचना चाहिए इसी के बारे में। आरबीआई ने 30 दिसंबर के बाद नोट बदलने का हक केवल उन लोगों को दिया है जो 8 नवंबर से 30 दिसंबर तक देश में नहीं थे। इसके अलावा एनआरआई भी नोट बदल सकेंगे। हालांकि नोट बदलने की सुविधा आरबीआई के केवल 5 सेंटर दिल्ली, मुंबई, नागपुर, चेन्नई और कोलकाता में होगी। ये कुछ सिटीज में ही चेंज होगा, यहाँ चंडीगढ़ में चेंज नहीं होगा। तो हमारे पास 5-6 हज़ार रुपये हैं। इसके लिए अगर हम दूसरी सिटी में जाएंगे इससे ज़्यादा तो किराया लग जाएगा हमारा। आरबीआई में नोट बदलने पहुंच रहे कुछ लोग नोटबंदी के बाद से बीमार थे, जिसकी वजह से वो नोट नहीं बदल पाए। अब नोट बदलने पहुंच रहे हैं तो नोट बदले ही नहीं जा रहे। मैं 500 और 1000 की नोट चेंज करने के लिए आया। कितनी अमाउंट है आपके पास? लगभग एक 50,000। 50,000। अब क्या कह रहे हैं यहाँ पर? यहाँ पे बोलते हैं कि ऑर्डर नहीं आया है अब तक, जो एनआरआई के लिए ही है और बाकी लोगों के लिए नहीं है, ऑर्डर आया नहीं है। तो अब तक आप क्यों नहीं जमा कर पाए? बीमार था मैं, थोड़ा तकलीफ था। नोटबंदी के वक्त 30 दिसंबर के बाद से नोट बदलने के लिए जिस तरह की गाइडलाइंस पहले जारी की गई थी, अब उससे इतर हालात देखने को मिल रहे हैं, जिससे कई लोगों की दुश्वारियां बढ़ गई हैं। मुंबई से पंकज मिश्रा और चंडीगढ़ से सलील खन्ना के साथ टीम न्यूज नेशन। अब इसे आप हिंदुस्तान के नागरिकों के साथ सरकार का छलावा नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? पहले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर को ऐलान किया था कि अगर आप 30 दिसंबर तक अपने नोट नहीं बदल सकते तो 31 मार्च 2017 तक आरबीआई के ब्रांचों में जाकर आप 10,000 रुपए तक के अपने नोट बदल सकते हैं। लेकिन अब आरबीआई ने अपने ही आदेश को उल्टा बना दिया है। आखिरकार लोगों को इस तरह चंपक बनाने का अधिकार सरकार को किसने दिया? और आइए अब आपको एक और ऐसी खबर दिखाते हैं जिसे देखकर अब आरबीआई पर सवाल खड़े होने लगे हैं। क्या वाकई में आरबीआई एक प्रोफेशनल तरीके से चलाई जाने वाली संस्था है? जो नोट आपके हाथ में आते हैं आप मानते हैं कि वो असली हैं क्योंकि ये नोट आरबीआई के द्वारा जारी किए जा रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश के श्योर में एक किसान को बैंक से 2,000 रुपए के 5 नोट मिले और इन 5 नोट में से गांधी जी की फोटो गायब है। अब जरा ये बताइए कि ये नोट बैंक से लिए गए हैं, ये नोट असली हैं? श्योरपुर में इस किसान को 5 ये नोट मिले हैं जिस पर से गांधी जी की तस्वीर गायब है। अब इन नोट को आप असली मानेंगे या नकली मानेंगे? समझ में यह नहीं आ रहा कि दरअसल आरबीआई कर क्या रही है। क्या आरबीआई के पास क्वालिटी कंट्रोल नाम की कोई चीज नहीं है? क्या आरबीआई इस बात की जांच नहीं करता कि जो नोट उसके यहां से निकलकर दूसरे बैंकों तक पहुंच रहे हैं वो नोट असली है या नहीं? कहीं उनकी छपाई में कोई गलती हुई है या नहीं? जरा इन नोटों को देखिए और उसके बाद अगर आपको भी इस तरह के नोट मिल जाएं तो भाई आपके पास एक ही रास्ता है, या तो बैंक में वापस करिए या अन्यथा अपने पैसे को भूल जाइए, क्योंकि बैंक और आरबीआई इस पैसे को सही नहीं मानेंगे। अब ये बड़ी खबर हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं और ये सवाल सबसे पहले मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। हमारे देश में महिलाओं को हम सम्मानित करने की बात अपनी संस्कृति के आधार पर न जाने कब से कहते चले आ रहे हैं, लेकिन महिलाओं के साथ जिस तरह का अभद्र व्यवहार बड़े बड़े समारोह के समय होता है, जैसे कि न्यू ईयर या फिर क्रिसमस का त्यौहार या कोई त्यौहार या पर्व, और उस मौके पर लड़के या नौजवान महिलाओं के साथ जो छेड़छाड़ करते हैं, क्या उसे आप उचित मानते हैं? अगर आप उचित मानते हैं तो हर घर की वो महिला जो अपने पति, भाई
या फिर बेटे को सही मानती है कि वो महिलाओं के साथ छेड़छाड़ कर रही है तो बिल्कुल सही, उसके साथ खड़े रहिए, अगर नहीं तो फिर उठ खड़े होने का मौका आ गया है। यह तस्वीर देखिए आप, एक लड़की अपने घर वापस लौटने की कोशिश कर रही है, स्कूटर पर दो लोग हैं, वो एक आदमी उतरता है, लड़की के साथ जबरन बदतमीजी करता है। सामने रोड पर लोग गुजर रहे हैं लेकिन कोई कुछ नहीं कर रहा। लड़की अपने आप को बचाने की पुरजोर कोशिश कर रही है लेकिन यह बदमस्त व्यक्ति उस लड़की के साथ बलजोबरी कर रहा है, उसे उठाकर सड़क पर फेंक देता है। वहां दूर कई लोग खड़े हैं उस रोड पर, सब लोग देख रहे हैं कि क्या तमाशा हो रहा है, लेकिन किसी ने भी कुछ नहीं कहा। ये देखिए, ये लड़की अपना 31 दिसंबर की ये बात है, बेंगलुरु की ये खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां ये मनचले उस लड़की का पीछा करते हुए आते हैं और उसके बाद स्कूटर पर खड़े ये मनचले उस लड़की के साथ जो बदसलूकी करते हैं। इसकी ये तस्वीर देखकर क्या आप सिहर नहीं रहे हैं? क्या आपको नहीं लगता कि आपकी बहू बेटियों के साथ कुछ इसी तरह का अभद्र व्यवहार करने वाले कुछ ऐसे लोग हैं जो कि किसी और के भाई बहन हैं? ये तस्वीर प्रस्तुत करती है और बताती है आपको कि कैसे हमारे महानगरों में जब महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं तो गांवों का क्या हल होगा। आइए आपको दिखाते हैं चुरू की ये रिपोर्ट, जिसे देखकर बस हम यही कह सकते हैं कि हमारे देश में न जाने कितनी निर्भया होंगी। आखिरकार कब रुकेगा ये सिलसिला? क्या कोई है इस देश में जो महिलाओं की इज्जत करने को तैयार भी है? चुरू की ये कहानी हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन इस अफसोस के साथ कि अगर ऐसी हैवानियत नाबालिग बच्चों के साथ लोग कर सकते हैं तो ऐसे लोगों को इंसान कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। न जाने उन्हें क्या अपराध करना चाहिए और उनके साथ क्या व्यवहार किया जाना चाहिए। यही है वो दो चेहरे जिनके ऊपर दरिंदगी कर एक लड़की की जिंदगी बर्बाद करने का जघन्य इल्जाम है। खबर राजस्थान के चुरू से है, जहां स्कूल में काम करने वाले इन दो टीचर्स ने अपने ही स्कूल में पढ़ने वाली छात्रा को हवस का शिकार बना दिया और ऐसी हैवानियत को अंजाम दिया जिसे सुनकर शैतान का भी कलेजा दहल जाए। खबरों के मुताबिक आरोपियों ने पहली लड़की को किडनैप कर उसके साथ गैंगरेप किया और फिर धारदार हथियार से लड़की की आंख निकाल दी। इतना ही नहीं, जब लड़की बेहोश हो गई तो आरोपियों ने उसे बाइक से कुचल दिया। पीड़ित लड़की का इलाज जयपुर के SMS अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में चल रहा है। एक का नाम है राकेश भार्गव जो मांगीलाल का है पुत्र है, और दूसरे का नाम है उसका रिश्तेदार है जो नरेश भार्गव। ये दो लोग थे। ये 24 तारीख रात को जब बच्ची घर में पढ़ाई कर रही थी तो रात को आए और उस बच्ची को जबरदस्ती उठाया, मुंह बंद करके ले गए और उसके साथ हमारे गांव से ठीक 1-1.5 किलोमीटर दूरी पे उसके साथ गलत काम किया। मौकाए वारदात से पुलिस को चप्पलें, मोटरसाइकिल, टूटे हुए प्लास्टिक के टुकड़े और खून के निशान भी मिले हैं और पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ IPC और पॉक्सो एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पूछताछ की जाएगी जब इस लड़के से, तो स्पष्ट हो जाएगा कि क्या इसमें कारण रहा इसके पीछे। प्रदेश के मंत्री ने घटना को शर्मनाक बताया है। चूरू SP से भी मैंने बात की, दोनों अपराधियों को पकड़ लिया गया है और चूरू SP ने कहा है कि 7 दिन के अंदर अंदर उनके खिलाफ चालान पेश कर दिया जाएगा। सियासतदान दुख तो जता रहे हैं, लेकिन क्या ये जुबानी बयान पीड़ित के ज़हन पर लगे जख्मों के लिए मरहम का काम कर पाएंगे? आखिर कब तक यूं ही हमारा देश अपनी बेटियों को हैवानों का शिकार बनने देगा? मनीष भट्टाचार्य, न्यूज स्टेशन, जयपुर। अफसोस की बात तो यह है कि जब भी कोई राजनीतिक दल अपने आप को सत्ता में लाना चाहता है, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, महिलाओं की सुरक्षा की बातें ताल ठोक कर कही जाती हैं। लेकिन हमारे देश में हर दिन एक नई निर्भया पैदा होती है, हर दिन एक महिला का बलात्कार कुछ इस तरीके से होता है कि हमें अफसोस होता है कि हम भारतीय क्यों हैं। 5 राज्यों में चुनाव आयोग ने चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया है और इसके साथ ही सियासत चरम पर है। उत्तर प्रदेश में चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के साथ ही सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी के लिए वजूद की लड़ाई शुरू हो गई है, तो वहीं दिल्ली में बैठी मोदी सरकार के लिए भी उत्तर प्रदेश किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है, क्योंकि इस चुनाव में जैसा कि आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में अभी जो वर्तमान स्थिति है भारतीय जनता पार्टी की, उसके खाते में 47 सीटें हैं और 14 साल के वनवास को खत्म करने का टारगेट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, क्योंकि वही सबसे बड़े चेहरे हैं। इसके साथ साथ नोटबंदी को भ्रष्टाचार का मामला बनाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूरी लड़ाई को नोटबंदी का फरमान बना दिया है और अब से 4 महीने पहले पाकिस्तान स्थित आतंकवादी कैंपों पर सर्जिकल स्ट्राइक भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए परीक्षा की घड़ी बनता दिखाई देगा। तो क्या इसे आप मध्यवर्ती चुनाव के तौर पर देख सकते हैं? कम से कम भारतीय जनता पार्टी के लिए तो यही है। अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करें
तो विधानसभा में यानी कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में 224 सीटें समाजवादी पार्टी के पास हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी के कुनबे में जिस तरह से अभी घमासान मचा है, ऐसे में प्रतीत होता है कि अखिलेश यादव के लिए दोबारा मुख्यमंत्री बन पाना आसान नहीं होगा। विकास की योजनाओं की फहरिस्त बहुत लंबी है, लेकिन क्या गुंडा राज के खात्मे और महिलाओं के ऊपर हो रहे तमाम अत्याचार और एक तरह से व्यभिचार के इस तमाम ताने बाने को तोड़ते हुए अखिलेश यादव सत्ता पर दोबारा काबिज हो पाएंगे? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और आइए बात करते हैं कांग्रेस की, जो अपनी जमीन तलाश रही है पिछले 28 साल से उत्तर प्रदेश में, लेकिन 28 सीटों के साथ कांग्रेस आज भी हाशिए पर ही दिखाई दे रही है। और ऐसे में राहुल गांधी जो लगातार अपने बोल की वजह से आजकल चर्चा में रहे हैं, क्या वाकई में कुछ कमाल कर दिखाएंगे? क्या गठबंधन की राजनीति कांग्रेस को सुहाएगी उत्तर प्रदेश में? ये तमाम बातें हैं जो कि कांग्रेस के लिए स्पष्ट हैं। और ऐसे में बीएसपी की बात अब करते हैं। बीएसपी के लिए भी ये अस्तित्व की लड़ाई है। 5 साल से बीएसपी सत्ता में नहीं है, लेकिन अगर इस बार के चुनाव में बीएसपी जो कि 80 सीटों के साथ दूसरे नंबर की पार्टी है, इस बार अगर अब सत्ता पर काबिज ना हो पाए तो 10 साल का ये वनवास बीएसपी के लिए बहुत आसान नहीं होगा। बिहार पुलिस की बेदर्दी और किस तरह से निर्मम तरीके से बिहार पुलिस व्यवहार करती है, आइए अब आपको दिखाते हैं। 2.5 मिनट के इस वीडियो में आप देखेंगे और समझेंगे कि कैसे सुपौल में एक लड़का और एक लड़की बात कर रहे थे, लेकिन जैसे ही ये बात पंचायत की समिति सदस्यों तक पहुंची, बस किसी को रास नहीं आया और उसके बाद उस युवक को बुलाकर एक पोल से बांधकर उसकी जो जबरदस्त पिटाई हुई है, ये देखकर आप दहल उठेंगे। आप बस गिनती गिनते चले जाइए और इस लड़के की पिटाई ऐसी हो रही है जैसे कि ये बेचारा रूई का हो। ये पिटाई का फुटेज आप देख रहे हैं जो कि सुपौल का है। और अब आपको चिली की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर जबरदस्त तरीके से आग लगी हुई है। 124 एकड़ के जंगलों में आग लगी है, जिसकी वजह से अब तक 2000 परिवारों को अपना घर छोड़कर भागना पड़ा है। बड़े पैमाने पर फायर फाइटर्स यहां पर आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पिछले 24 घंटे से ये सफल नहीं हो पाए हैं। जंगलों में लगी आग में अब तक 20 से ज़्यादा लोग जख्मी हो चुके हैं और जैसा कि हमने आपको बताया 2000 से ज़्यादा लोग यहां पर विस्थापित हो चुके हैं। ये चिली में जंगल में लगी आग की तस्वीरें हैं, जो देखिए कैसे लोगों को तबाही की तरफ आगे बढ़ते दिखाई दे रही हैं।